देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में हम क्लॉइड्स की प्रॉपर्टीज वाला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अभी हम चार्ज का पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि जो हमारे क्लॉइडल सॉल्यूशन है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चार्ट बनाया गया जिसमें किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, एक तो ये हो गया। तो इसमें जैसे आप हीमोग्लोबिन याद रख लो, और हाइड्रेटेड मेटल ये पॉजिटिव होता है। मेटल्स जो सॉल्व होते हैं नेगेटिव होते हैं, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये आपके नेगेटिव में होते हैं। दिस इज व्हाट वी लर्न नेक्स्ट नो प्रीवियस क्लास। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन है इनमें जो चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्या इसका कोई रीजन है आने का? तो इसके लिए भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, सो हम उनको पढ़ते हैं। सो देखो मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? The charge on the Sol particle is due to one or more reasons. एग्जाम्पल हमने नीचे दी हुई है। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है उस पे चार्ज होने के एक से ज्यादा रीजन है। ठीक है जी, क्या रीजन है? पहला चार्ज कि अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लें। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होगा कि मेटल की डिसइंटीग्रेशन हुई, मतलब करंट पास किया आपने मेटल से, जो हमने ब्रैडिकार्क मेथड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो कैप्चर कर ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक और थ्योरी है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो डबल लेयर का भी मतलब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमने ये चार्ज पढ़े हैं ना कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका रीजन देने की कोशिश की जा रही है। तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास दो तीन थ्योरीज हैं जो बताती हैं चार्ज होने के रीजन। पहला, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाए या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो जाए। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली देखा गया है कि इसी में हमें ज्यादातर आंसर मिल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर से तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है जी। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये आपको इस पॉइंट के बाद में समझ में आ जाएगा। अब जो ये हमारा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब, बट ये आपको जब भी समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको रीड कर देता हूं फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, the the Sol particles acquire positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ions। आप प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन को ना ऐसे समझिए, मान लीजिए सुबह आपके ब्रेकफास्ट में आपको एग दे दिया और फ्रूट दे दिया खाने को। अब आपकी मर्जी, एग खा लो या फ्रूट खा लो। ठीक है जी, मतलब खाना एक है, तो अब आपकी मर्जी उस टाइम आपको क्या प्रेफरेंस आ रही है, क्या मन कर रहा है खाने का, तो एग खा लिया या फ्रूट खा लिया। ठीक है, तो ऐसे ही है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपने कुछ डाला, उसमें से या तो वो नेगेटिव एड्सॉर्ब कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या पॉजिटिव एड्सॉर्ब कर सकता है, तो उसको हमने नाम दे दिया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा ना और अच्छे समझ में आएगा। When two or more ions are present in dispersion medium, preferential adsorption of ion common to the colloidal particle usually take place। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये समझना है आपने। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल दूंगा तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊं। तो आप समझिए जरा, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखिए जरा, मैं यहाँ पे एक बच्चे से रीडिंग भी करवाऊंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आरुषि बेटा प्लीज रीड, ताकि मैं आपको प्रेफरेंशियल वाला समझा पाऊं। जस्ट रीड द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ए पार्ट। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कह रहा है कि आपके पास, कोई नहीं मैं रीड करता हूँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, मतलब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, आपने उसको किस में डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड में डाल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड एड्सॉर्ब आयोडीन आयन फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम एंड नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन रिजल्ट्स। अब कहने का मतलब क्या है, देखो समझो, ये सॉल्वेंट है, समझना जरा ध्यान से, ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, आपने इसको इसमें डाला, यानी ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो गया। तो अब आप देखो AgNO3 की रिएक्शन अगर हम Ki से कर दें और हम अपनी 9th क्लास की नॉलेज लगाएं तो Ag प्लस होता है, ये माइनस होता है, K प्लस होता है,
और ये माइनस होता है। तो जब इन दोनों की बेटा रिएक्शन हो जाएगी तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ निकल जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से निकल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको याद आ गया होगा। तो हमें मिलेगा AgI, साथ में मिलेगा KNO3। तो ये जो AgI है ना, ये है आपका सॉल्व, कोलॉइडल सॉल्यूशन का सॉल्व, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब आप देखो जो ये AgI है, अब आप इसको समझना जरा ध्यान से, ये है हमारा कोलॉइडल, कोलॉइड। अब इस AgI को इस सॉल्वेंट से कंपेयर करो, मतलब डिस्पर्जन मीडियम से कंपेयर करो सॉल्वेंट से। अब आप देखो इसमें और इस सॉल में, कोलॉइड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताओ, क्या कॉमन दिख रहा है? KI है, यहाँ AgI है, व्हाट इज कॉमन? K का प्लस चार्ज होता है, I का नेगेटिव होता है, तो I कॉमन है। तो ये प्रेफरेंशियल मेथड में आता है, ये I कॉमन है तो I इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आयन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल मेथड। मतलब ये देखा गया कि जो सॉल्वेंट का कॉमन आयन है ना वो एड्सॉर्ब हो जाता है, तो ये प्रेफरेंशियल मेथड बोला गया इसको। क्योंकि Ag भी तो हो सकता था तो बट होता नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो इसलिए इस तरह से इसको नाम दे दिया गया। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना, अब आपको मैं ये रीड करता हूँ, समझना ये वाला प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का मतलब। The Sol particles acquire positive और negative charge by preferential adsorption of positive और negative ion। तो जैसे ये Sol particle है, आपको ये मैंने दिखाया, ये Sol particle है। अब ये पॉजिटिव एड्सॉर्ब करे या नेगेटिव एड्सॉर्ब करे वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उस सिचुएशन को हमने नाम दे दिया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। यही सेम रिएक्शन आप देखो यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया, यहाँ पे नेगेटिव। तो अभी मैं इसकी बात बाद में करूंगा, अभी हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो when two or more ions are present in dispersion medium, मतलब सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में दो आयन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही है, और AgNO भी है। तो जो हमारा सॉल्वेंट वाला है ना उसको देखना है हमने मेनली, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है। तो when two or more ions present in the dispersion medium, the preferential adsorption of ion common to the colloidal particle, कॉमन टू द क्लोइडल पार्टिकल। देखो जी ये क्लोइडल पार्टिकल है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? I। तो I कॉमन है तो I एड्सॉर्ब हो गया, तो ये नेगेटिव वाला बन जाएगा। इसी को कहते हैं हम प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड। However, when KI solution is added, अब उल्टा कर दो, इसको ज्यादा ले लो ये कम ले लो, मतलब इसको सॉल्वेंट बना दो, यानी KI को सॉल्यूट बना दिया, ये सॉल्वेंट बना दिया, इसमें डाल दिया। ठीक है। However, when KI solution is added to AgNO3 solution, positive charge result due to Ag plus ion from dispersion medium। अब देखो चाहे आप इसको इसमें डालो चाहे इसको इसमें डालो, रिएक्शन तो सेम ही होएगी, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट तो सेम से होएगी। बस फर्क क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज हो गया। इस बार सॉल्वेंट हो गया AgNO3, मतलब आपका डिस्पर्जन मीडियम ये। इस बार आपका सॉल्वेंट चेंज हो गया, तो सॉल्वेंट चेंज हो गया तो ऑप्शन चेंज हो गई। यहाँ पे KI से देख रहे थे, अब यहाँ AgNO3 में देखो। तो अब यहाँ पे और इसमें क्या कॉमन है? ये आपका सॉल है, कोलॉइड है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? अब Ag कॉमन है ना, तो इसके ऊपर Ag के आयंस बन जाते हैं। इसी को हम नाम देते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड। तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड का मतलब है कि जो सॉल्वेंट के साथ और सॉल में जो कॉमन है वो देखा गया है, एड्सॉर्ब हो जाता है, तो इसको नाम दे दिया गया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड। और ये एक थ्योरी है जो बता रही है कि दिस इज अ रीजन फॉर हैविंग चार्ज। तो थ्योरीज हमारे पास दो तीन थी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ड्यू टू प्रेफरेंशियल मेथड एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर। वो इसके बाद में आएगा डबल लेयर वाला। तो ये आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखो जैसे मैंने ये एक केस डिस्कस किया, इस केस के दो पार्ट थे, इसी तरह एक और केस डिस्कस करूंगा, और ये ध्यान रखना। देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भी दो केस हैं, बी में भी दो केस हैं, केस ए केस बी। इफ FeCl3 इज एडेड टू हॉट वाटर, समझो जरा ध्यान से, FeCl3 है, आपने उसको हॉट वाटर में डाल दिया। तो जब आप इसको हॉट वाटर में डालेंगे तो वाटर में तो आपने कुछ डाला ही नहीं है, और तो वाटर और FeCl3 कंबाइन हो जाएंगे और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। वाटर कंबाइन हो जाएगा, कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमने FeCl3 को सिर्फ पानी में डाला, पानी में कुछ और नहीं है, तो पानी में कुछ और नहीं है तो कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने वाला, यानी सिंपल वाटर जुड़ जाएगा। तो यानी वाटर के साथ तो कुछ कॉमन यहाँ पे है नहीं, हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि वाटर के तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस बनेंगे नहीं। फिर इस केस में क्या होता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में वो जो सोल्यूट है ना उसमें क्या कॉमन है वो एड्सॉर्ब कर लेता है। तो अब आप कंपेयर करो,
Fe2O3 और FeCl3 में क्या कॉमन है दिख रहा है आपको? देखो क्या कॉमन दिख रहा है? Fe, तो Fe के आयंस इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड। अब केस 2, हाउएवर व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, एक्वस NaOH, अब कंडीशन देखो अलग है कि पहले सिर्फ वाटर में डाला था, अब NaOH सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब पानी में NaOH डाल दिया। तो जब आपने पानी में NaOH डाल दिया तो अभी भी हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही है जैसे यहाँ पे हो रहा था पानी के साथ, क्योंकि ये सोल्यूट जो NaOH है आपका। अब देखो जब Fe2O3 और ये जुड़ गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया, तो अब यहां से कुछ कॉमन मिल सकता है आपको, क्योंकि OH नेगेटिव बनेंगे। तो OH नेगेटिव यहाँ पे भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं OH नेगेटिव। तो अब ये NaOH होने के कारण जो OH है इसकी सरफेस पे देखा गया एड्सॉर्ब हो गया, इस बार Fe नहीं एड्सॉर्ब हुआ। सो दिस इज अगेन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो ये हमने याद रखना है कि अगर सिंपल वाटर है, कुछ नहीं है, तो हमने देखा कि इसमें से कोई आयन नहीं है जो इस पर एड्सॉर्ब होगा, क्योंकि ये खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे Fe कॉमन है, Fe एड्सॉर्ब हो गया। बट अगर इसी पानी में NaOH डाल दिया गया तो NaOH में OH आयंस बनेंगे जो इस वाटर के आयन के साथ कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब हो जाता है। चलिए ये देख लीजिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि आपने FeCl3 को NaOH एक्वस NaOH में डाल दिया, तो बताओ जो सॉल्व मिलेगा वो कैसा होगा या क्या होगा? तो हम बताएंगे जो सॉल्व मिलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। या FeCl3 को आपने हॉट वाटर में डाल दिया, तो जो सॉल्व मिलेगा या रिएक्शन बताओ क्या होगा? तो आप बताओ जो इस कंडीशन में सॉल्व मिलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हमें दिखेगी बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। देखो, हैविंग एक्वायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल स्टेटेड अबव, यानी हमने ये सीख लिया दिस लेयर अट्रैक्ट द काउंटर आयन। मतलब क्या कहने का कि अगर इस कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा? अपने ऊपर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं काउंटर आयन। तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर डबल लेयर बन जाएगी। पीछे डबल लेयर की बात हो रही थी ना, जैसे मान लो ये कोलॉइड है, इस कोलॉइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा? बताओ। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट? पॉजिटिव को। तो दो लेयर बन जाएंगी ना, बस उसी की बात कर रहा है कि डबल लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है देखो, ये जो हम पढ़ के आए ना, डबल लेयर बन जाएगा, दूसरा अट्रैक्ट करेगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द कॉम्बिनेशन ऑफ two layer of opposite charge around colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer। मतलब क्या कहने का? कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये है क्लोइड, मान लेते हैं ये क्लोइड है और क्लोइड के ऊपर नेगेटिव की लेयर है। ठीक है बेटा, क्लोइड के ऊपर कौन सी लेयर है? नेगेटिव की लेयर है। ये एक लेयर हो गई। अब जो ये नेगेटिव की लेयर है ना, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी अपने ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव की लेयर पॉजिटिव की लेयर को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगी तो जो नीचे वाली नेगेटिव लेयर थी वो है लेयर 1। नीचे वाली जो नेगेटिव लेयर है ये है हमारी लेयर 1, और ये जो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गई ये है हमारी लेयर 2। तो दो लेयर बन गई। तो इसको जिसने साइंस स्टडी किया, हेल्महोल्ट्ज ने नाम दे दिया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो अभी समझ में आ गया क्या होता है कि हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कि जब एक क्लोइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव हो तो वो दूसरे लेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्ट करेगा लेयर को, इन दो लेयर के कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू मीन बाय हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो आप बताइए कि जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल है, मान लीजिए नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो दो लेयर बन जाएगी, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इसमें ध्यान रखना है, जो इसकी पहली लेयर है वो फिक्स लेयर होती है, उसको हम कहते हैं फिक्स लेयर। जो पहली लेयर है ना, उसको हम लेयर 1 को हम कहते हैं फिक्स लेयर, और जो दूसरी लेयर उसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर, उसने अट्रैक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयन इज फर्मली हेल्ड एंड टर्म्ड एज फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर लेयर 1 को कहते हैं, while the second layer is a mobile which is termed as diffuse layer। ठीक है, तो अब क्या होता है
कि जब लेयर 1, अब यही वाली डायग्राम मैंने यहां बना दी, देखो ये L+ का मतलब लेयर 1, L2 का मतलब लेयर 2, फिक्स लेयर, डिफ्यूज लेयर। तो अब अगर हम यहाँ पे फिजिक्स लगाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, चार्जेस के कारण में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, जिसे हम नाम दे देते हैं जीटा पोटेंशियल। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, तो आप बोलो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर and diffuse layer of the colloidal particles. It is the potential difference between fixed layer and diffuse layer called zeta potential और electrokinetic potential। लो जिसको देख लो, और कोई पहले दिक्कत है तो इतनी मुझे बताओ। लो बेटा आप देखो, अब ये हो गया हमारा जीटा पोटेंशियल, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब ये 3 लाइनों में कुछ और भी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है समझो। The presence of equal and similar charge on the colloidal solution is largely responsible for providing stability of colloidal solution। मतलब क्या है कहने का, कि मान लीजिए ये colloidal solution है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि let us say this is a colloidal solution। Let us say this is a colloidal solution। तो जो हमारा colloidal solution होता है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब आप देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा या अट्रैक्ट हो जाएगा, ये बताओ, या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो मुझे बताओ सेम चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या ये पास आएंगे या दूर दूर ही रहेंगे? बोलो बेटा, दूर दूर रहेंगे, पास नहीं आएंगे, यानी इनकी पीपीटी नहीं बनेगी। तो इसे कहते हैं स्टेबल। इसे क्या कहते हैं? स्टेबल। अगर पीपीटी ना बने ना तो इसे कहते हैं स्टेबल। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे कोलॉइडल सॉल होते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये स्टेबल क्यों है। तो हम बताएंगे कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके ऊपर सेम चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज होने के कारण दे रिपेल ईच अदर एंड हेंस दे डू नॉट कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब पीपीटी नहीं बनाते, हेंस दे आर स्टेबल। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए भी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल क्यों होते हैं, तो सिंपल आंसर कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनपे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। सेम चार्जेस होने के कारण वो रिपेल करेंगे, रिपेल करने से दे विल नॉट कम क्लोजर, मींस दे विल नॉट फॉर्म पीपीटी एंड हेंस दे आर स्टेबल। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, कोलॉइड्स की ही प्रॉपर्टी पे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना आपने कॉपी में, आपने क्या लिखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है, आप इस शेप में, वैसे तो शेप कोई भी हो, बीकर में ये कर लो, इस शेप में ऐसा करने से ना थोड़ी मूवमेंट दिख जाती है, बस ये है। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोलॉइडल सॉल्यूशन लो, उसमें से करंट पास कर दो। तो जब आप करंट पास करोगे तो करंट का एक टर्मिनल रॉड का पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये देखा गया है कि अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में मान लो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते हैं और पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाते हैं, पीपीटी बनाएंगे। और अगर इसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव रॉड की तरफ जाएंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। बस इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, सिंपल लिखो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये एक लाइन लिख दो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड का नेगेटिव होता है, एंड व्हाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स एनोड। तो ये एनोड पॉजिटिव है ना, देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और मैंने ये बुकिश डायग्राम यहाँ पे दिखा दी, देखो क्या है, ये करंट पास किया, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ये है बिफोर, आफ्टर आपने देखा कि यहाँ के आयंस इधर की तरफ चले गए, तो आयंस ना होना डी आयनाइज्ड वाटर होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव की तरफ चले गए, यानी इन पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज रहा होगा, बताओ बेटा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा ना। अगर ये पार्टिकल नेगेटिव की तरफ चले जाते तो कौन सा चार्ज होता, कौन सा होता? पॉजिटिव। तो बस पेपर में इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, मोटा मोटा ये जो मैंने हाईलाइट किया बस इतना लिखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डायग्राम बना दो जो मैंने ड्रॉ किया और ये 2 लाइनें लिख दो, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द अपना कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो बस ये 2 लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की हैं इसको भी कर देता हूं, इतना लिखना होता है आपने बस।
सो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके नीचे एक और चीज लिखी हुई है विच यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, जस्ट कीप इन माइंड। क्या लिखा है? when electrophoresis occur, that is movement of particle is prevent when the electrophoresis, that is the movement of particle, is prevented by suitable means। मान लो ये पार्टिकल मूव हो रहे हैं, हमने कुछ इसमें बैरियर लगा दिया, पार्टिकल मूव ना हो पाए, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्शन मीडियम बिगिंस टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या देखा गया कि अगर पार्टिकल को हम फिक्स कर लेंगे जगह, तो डिस्पर्शन मीडियम मूव होने लग जाता है। तो ऐसा देखा गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर शुरू हो जाता है। पार्टिकल मूव नहीं हो रहा तो वाटर तो मूव इन एंड आउट हो सकता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो करंट के उसमें हो रहा तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो जस्ट कीप इन माइंड, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। बस ये 3 लाइनें लिखनी है और ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे साथ में कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अब ये कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो मैं इसको समझाने के लिए इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूंगा जिससे आप समझ जाएं क्या मतलब है कहने का। देखो मान लो हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। लेट अस से वी हैव अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और जो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं इसका नेगेटिव चार्ज है। सपोज कर लेते हैं भी जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैं चाहता हूं इसकी पीपीटी बन जाए, तो मैं इसमें कुछ ऐसा पार्टिकल डालूंगा जो पॉजिटिव चार्ज का हो। वो मैंने डाला, तो जैसे ही मैं डालूंगा तो जो पॉजिटिव आयन है वो इसके साथ अटैच कर जाएंगे ना अटैच, इसके साथ अटैच कर जाएंगे। पॉजिटिव अटैच करने के बाद इसको न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रल होने के बाद ये नीचे सेटल हो जाएगा पीपीटी की फॉर्म में। ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, सेटल। तो पीपीटी बनने को कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन ये कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, सो सिंपल लास्ट वाली लाइन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल। समझ में आ गया ना? तो ये बहुत ही इजी है कंसेप्ट। तो पेपर में ना बेटा ये पूरा नहीं लिखना, पेपर में लास्ट लाइन बस लिख देनी है। अभी हम पूरा पढ़ के समझा देते हैं, समझो। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन क्लोइडल पार्टिकल। जो जो चार्ज होते हैं ना, जैसे मान लो नेगेटिव वाला था तो उसमें हमने पॉजिटिव वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड मतलब ऑपोजिट चार्ज डाल दो या कुछ ऐसा करो कि चार्ज खत्म हो जाए, द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर नियरर टू ईच अदर to form aggregate, coagulate and settle down under the force of gravity। मतलब हैवी हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, सिंपल लिखना द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल। तो अब ये आपने देखा कि जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल हम इसकी पीपीटी बना सकते हैं, तो ये एक मेथड हो गया। तो अब इस पे हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच lyophobic sol can be coagulated। Okay, the coagulation of lyophobic sol can be carried out by following ways। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि what are the different methods by which lyophobic sols और colloids can be coagulated। तो आप देखो पढ़ के आए हो, नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो ऑपोजिट चार्ज चले जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर 2 नेगेटिव वाला है तो उसमें पॉजिटिव वाला डाल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो इसमें ना थ्योरी नहीं लिखनी, इसमें सिर्फ हेडिंग डालनी है कॉपी में, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 बाय बॉइलिंग, तो बॉयल करने से ना चार्ज शेड हो जाता है, खत्म हो जाता है और कोगुलेट हो जाता है। डायलिसिस करने से भी क्या होता है, इंप्योरिटीज कम हो जाएंगी, बाद में वो सेटल हो जाएगा। एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, मतलब कुछ ऐसा डाल दो जिससे ऑपोजिट चार्ज आ जाए। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच lyophobic salts can be coagulated, तो आप बताइए फॉलोइंग मेथड, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, नंबर 2 मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट, नंबर 3 बॉइलिंग, नंबर 4 बाय persistence dialysis एंड नंबर 5 बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
तो आपको आइडिया लग ही गया क्या होता है इसका मतलब, कि जो चार्ज है ना उसको खत्म करना है, न्यूट्रल करना है, इसको हैवी करना है, जिस कारण इसकी पीपीटी बन जाए। तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड हैं जिस कार्ड से हम पीपीटी बना सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी कोगुलेटेड, मतलब पीपीटी बनाई जा सकती है। तो सिर्फ इन मेथड्स के नाम लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है।